चलो देखो अब अगला अगली थ्योरम रीमान इंटीग्रल थर्ड ईयर सेकंड पेपर। तो आपको पहले बताया गया था रीमान इंटीग्रल क्या है। रीमान इंटीग्रल नहीं, पार्टीशन आपको बताया गया था। पार्टीशन में लोअर रीमान सम अपर रीमान सम से अधिक नहीं हो सकता। किसी पार्टीशन में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर अपर रीमान सम नहीं बढ़ता। ठीक है, ये थ्योरम बताया। इसके आगे देखो अगली थ्योरम। क्वेश्चन ये है थ्योरम, यदि सिग्मा इंटरवल अंतराल AB का कोई पार्टीशन, क्लोज इंटरवल AB का कोई पार्टीशन हो और F इंटरवल AB में एक रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन है तथा F क्लोज्ड इंटरवल AB में रियल वैल्यू वास्तविक मान परिबद्ध फलन हो। वास्तविक मान परिबद्ध फलन हो। वास्तविक मान परिबद्ध फलन हो तो m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल लोअर रीमान सम F सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम F सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल कैपिटल M B माइनस ए, कैपिटल M B माइनस ए। ठीक है, इसका सलूशन देखो, इसका प्रूफ देखो। ठीक है ना, प्रूफ में क्या दिया है, फंक्शन fx फंक्शन दिया है, फंक्शन fx क्लोज इंटरवल बंद अंतराल AB में एक वास्तविक मान परिबद्ध फलन, एक वास्तविक मान परिबद्ध फलन है, वास्तविक मान परिबद्ध फलन है तथा सिग्मा बराबर a बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xr माइनस 1 xr xn इज इक्वल टू b। इंटरवल AB का एक पार्टीशन, इंटरवल AB का एक पार्टीशन विभाजन, पार्टीशन मीन्स विभाजन। यदि इंटरवल AB में फंक्शन fx के, यदि इंटरवल AB में fx के सुप्रीमम और इन्फीमम, सुप्रीमम उच्चक इसको बोलते हैं ना, इन्फीमम क्रमशः कैपिटल M हुआ स्मॉल m हो, कैपिटल M हुआ स्मॉल m हो, then we have to prove that m b minus a is less than
लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल एम पी माइनस ए। माना I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी का आर्क सब इंटरवल आई आर बराबर क्या लिखेंगे एक्स आर माइनस 1 एक्स आर ऐसे आरमा उपअंतराल माना I इक्वल टू ए बी का आरमा उपअंतराल आरमा उप अंतराल आई आर बराबर ये। अब आर्थ आरवे उपअंतराल का सुप्रीमम उच्चक आरवे एम आर इज इक्वल टू क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ नहीं स्मॉल एम आर बराबर क्या है निम्नक है एफ एक्स का निम्नक है एफ एक्स का निम्नक है आरवे उपअंतराल में आरवे उप अंतराल में एफ एक्स का निम्नक निम्नक जैसे ये काट दें तब आगे उपअंतराल को चक काट दें सर ये हाँ वो स्मॉल एम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स या इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे आरवे उपअंतराल में एफ एक्स का निम्नक एफ एक्स का सर जब ऊपर लिखे हैं सर तब आरवे उपअंतराल को चक इसको काट दें। हाँ कैपिटल एम आर बराबर क्या है इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ऐसे 60 में से लिखते हैं एस बिलोंग इन आई आर, यहाँ पे एस बिलोंग इन आई आर। इसको इसका मीनिंग क्या होता है आरवे उपअंतराल में एफ एक्स का उच्चक है आरवे उप अंतराल में एफ एक्स का उच्चक है। कैपिटल एम आर क्या है आरवे उपअंतराल में एफ एक्स का उच्चक या 60 में से लिखते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एक्स एस बिलोंग इन आई आर। अब ये जानते हो कि आरवा उपअंतराल सबसेट होगा ना आई का एमपी सबसेट ऑफ इंडिया आई इंटरवल है पूरा और आई आर क्या है एक उपअंतराल आई का एमपी सबसेट ऑफ इंडिया। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पूरे इंटरवल का नाम तो आई है और उसके छोटे उपअंतराल का नाम है आई आर। ठीक है आरवी उपअंतराल का नाम ठीक है। अब यहाँ पूरे इंडिया का सबसे छोटा आदमी एमपी के सबसे छोटे आदमी से छोटे होगा कि नहीं इंडिया का सबसे छोटा आदमी एमपी के सबसे छोटे आदमी से छोटा ही होगा कि नहीं। तो पूरे इंडिया का सबसे छोटा आदमी यम है स्मॉल एम और आरवे उपअंतराल का सबसे छोटा आदमी स्मॉल एम आर। इसका मतलब क्या होगा इसमें संबंध स्मॉल एम इज लेस देन आर इक्वल एम आर। पूरे इंडिया का सबसे छोटा आदमी स्मॉल एम है और एमपी का सबसे छोटे आदमी स्मॉल एम आर है। पूरे इंडिया का सबसे छोटा आदमी क्या होगा छोटा ही होगा एमपी के सबसे छोटे आदमी से। ठीक है क्योंकि हो सकता है कि सबसे छोटा आदमी क्या हो एमपी में हो तो बराबर भी हो सकता है और यदि नहीं है तो सबसे छोटा आदमी एमपी के अलावा कहीं होगा तो वे तो छोटा ही रहेगा एमपी के सबसे छोटे आदमी से। ठीक है ना समझ में आई बात। यहाँ पे इसी के लिए यहाँ पे लिखा जा सकता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे क्या लिख दोगे एक्स बिलोंग इन आई ये
एक्स बिलोंग विद आई आर, वही चीज लिखा गया है। ठीक है, एफ एक्स का आई अंतराल में निम्नक छोटा होगा एफ एक्स का आरवे उप अंतराल में निम्नक से। ठीक है, उसी को संकेत में शॉर्ट में ऐसे लिख दिया गया, इसी का पर्यायवाची है लिखा गया है ये। लिख लेते ना ठीक है, इसको पहले लिखना चाहिए था वैसे जनरली, कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें क्या करते हैं, ठीक इतना लिख दे ना, बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एमपी का सबसे बड़ा आदमी, एमपी का सबसे बड़ा आदमी और इंडिया का सबसे बड़ा आदमी संबंध क्या होगा? एमपी का सबसे बड़ा आदमी यम है और पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आदमी यम है, ये छोटा होगा या बराबर है? इंडिया का सबसे बड़ा आदमी यम है और एमपी का सबसे छोटा आदमी यमआर है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा आदमी एमपी में हो तो बराबर भी हो सकता है, और यदि कहीं मध्य प्रदेश के अलावा कहीं है सबसे बड़ा आदमी इंडिया का तो क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब यमआर छोटा होगा, एमपी का सबसे छोटा बड़ा आदमी इंडिया के सबसे बड़े आदमी से छोटे होगा। हो सकता है कि सबसे बड़ा आदमी मध्य प्रदेश में रहता हो तो बराबर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आप देखो कितना चीज तो आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे बट वी नो दैट एंड आल्सो वी नो दैट, यह भी जानते हो, आप क्या जानते हो? एम आर इज लेस देन कैपिटल एम आर होता है। आरवे उपअंतराल का कंफर्म है कि एमपी का सबसे छोटा आदमी और एमपी के सबसे बड़े आदमी में कौन होगा? एमआर, छोटे आदमी जो छोटा होगा बड़े आदमी से, कि नहीं? आर ए आर लिखा है ना, आर मीन्स एमपी, एमपी का ये सबसे छोटा आदमी है। एमपी यानी आरवे उपअंतराल का ये निम्नक है, ये आरवे उपअंतराल का उच्चक है, तो निम्नक छोटा रहबे करेगा उच्चक से। ये होगा एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, एक इसका नाम रख लो, इसका। अब तीनों की मदद से क्या लिख सकते हो आप? तीनों की मदद से एम छोटा है एमआर से, एमआर छोटा है कैपिटल एमआर से, कैपिटल एमआर छोटा है एम से, लिख सकते हैं। एम छोटा है एमआर से, एमआर छोटा है कैपिटल एमआर से, कैपिटल एमआर छोटा है एम से। 1 2 3 से, 1 2 हुआ 3 से, क्या लिख दें? शुरू यहाँ से करें ना, एम छोटा है एमआर से, एमआर छोटा है, एमआर छोटा है कैपिटल एमआर से, कैपिटल एमआर छोटा है एम से, ये मिल गया। ठीक है, डेल आर का सब में गुना कर दो। डेल आर क्या है? आरवे उपअंतराल की लंबाई है, लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं, इसलिए हम डेल आर का सबके साथ गुणा कर दोगे तभी चिन्ह ही बना रहेगा, क्योंकि धनात्मक संख्या है ना डेल आर। डेल आर क्या है? आरवे उपअंतराल की लंबाई, जैसे आई आर इज इक्वल टू होता है एक्स आर माइनस 1 फिर एक्स आर। डेल आर बराबर क्या होगा? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओ, तो एक्स आर माइनस 1, ये 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा। और धनात्मक जब होगा तो धनात्मक संख्या का सबके साथ गुणा कर दोगे तभी यही चिन्ह बना रहेगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या गुणा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा चिन्ह। ये तो कंफर्म है कि धनात्मक है डेल आर, क्योंकि आरवे उपअंतराल की लंबाई है, लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं, इसलिए असमीका में धनात्मक संख्या का गुणा करने से चिन्ह वही रहता है जो है, उल्टा नहीं होता। जैसे मान लो यहाँ 3 छोटा है 2 से, 3 छोटा है 5 से, कि नहीं? लेकिन हम 3 का गुणा दोनों पक्षों में 2 का गुणा और कर दिए तो चिन्ह यही रहेगा, कि नहीं? यही रहेगा। 6 छोटा है 10 से, लेकिन दोनों पक्षों में -2 का गुणा कर दिए, 3 गुणे -2 और 5 गुणे -2, तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -6 बड़ा हो गया -10 से। जिसके पास 6 रुपए का कर्जा हो गया बड़ा आदमी कहलाएगा, जिसके पास 10 रुपए का कर्जा हो गया बड़ा आदमी कहलाएगा।
इसके पास 6 रुपए कर्जा है, ठीक है ना। तो पहले माइनस का संख्या का गुणा किया तो चिन्ह उल्टा हो गया। पहले चिन्ह ये था 3 इज लेस देन 5, लेकिन -2 का गुणा किया तो चिन्ह उल्टा हो गया। लेकिन धनात्मक संख्या गुणा किए तो वही चिन्ह है ना। हाँ सर। तो यहाँ डेल आर क्या धनात्मक है, तो डेल आर का गुणा करेंगे तो चिन्ह यही रहेगा जो यहाँ है, तो गुणा करे देखिए। डेल आर का गुणा क्यों करते हैं? लोअर रीमान सम अपर रीमान सम की परिभाषा लगाने के लिए। एम आर डेल आर इज लेस देन कैपिटल एम आर डेल आर इज लेस देन कैपिटल एम और डेल आर, ऐसे। अब क्या करें? सिग्मा लगा दो सब दोनों पक्षों में। सिग्मा जब लगाओगे तो क्या आएगा? लगाते हैं सिग्मा। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, यम स्मॉल एम और डेल आर लेस देन सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, यम आर डेल आर। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर इज लेस देन, क्या होगा? सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम और डेल आर, ऐसे। था ना, एम को बाहर निकालें। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n और डेल आर का मतलब समझते हैं, एक्स आर माइनस ऐसे। ये तो जानते हैं लोअर रीमान सम की परिभाषा है। लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, निम्न रीमान योग, ये अपर रीमान योग की परिभाषा एफ सिग्मा इज लेस देन कैपिटल एम को बाहर, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से n डेल आर। तो डेल आर के स्थान पर क्या लिख दें? एक्स आर माइनस ऐसे। इसको लिखेंगे क्या? यम और आर की वैल्यू क्या रखें? 1, x1 माइनस x0, x2 माइनस x1 डैश डैश xn माइनस xn माइनस 1 ऐसे। लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन कैपिटल एम। ये क्या लिख दोगे? x1 माइनस x2 माइनस x1 डैश डैश xn माइनस xn माइनस 1 ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखो इसको अच्छे से समझिए, थोड़ा सा अच्छे से सुनो। दो यहाँ r का मान 1 रखते हैं, 2 मान लो, तो 2 मान रखने से देखो क्या स्थिति आती है। यहाँ तक देखो, r का मान जब 1 रखोगे तो ये r का x1 माइनस x1 माइनस 1 तो 0, और r का मान 2 रखते हैं तो यहाँ x2 और यहाँ 2 माइनस 1 तो x1। 2 ही मान रखने से सॉल्व करने पर क्या आएगा? मान लो 2 ही मान रखना है, r इज इक्वल टू 1 से 2 है यहाँ। 2 मान जब रखोगे तो देखते हैं x1 कट रहा है कि नहीं? तो पहले पद का अंतिम बचा और दूसरे का प्रारंभिक, बाकी सब कट गए। जब पहला पद और अंतिम पद यनवा पद का करेंगे तो क्या होगा? पहले का अंतिम बचेगा और अंतिम का पहला। अंतिम क्या है? यनवा वाला पद xn, और पहला क्या होगा यहाँ पे? x1। तो पहले का अंतिम का पहला बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। यही ना, जब 2 पद लिए ये पहले का कटा क्या x1 कट गया, तो पहले का अंतिम बचा है और दूसरे का शुरुआत वाला बचा है, बाकी सब कट गए ना। जब 2 पद लिए तो ऐसा हुआ। 3 पद लेंगे तो क्या होगा? पहले का अंतिम बचा रहेगा और तीसरे का पहला। 25 पद को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले का अंतिम बचा रहेगा और 25वें का पहला, ठीक है। 100 पदों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले का अंतिम बचा रहेगा और 100वें का पहला, और बाकी सब कट जाएंगे। तो n पद जब लेंगे तो पहले का अंतिम बचा रहेगा और 90 का पहला, तो बचेगा
xn माइनस x0, बाकी सब कट जाएंगे। क्या बचेगा? पहले अंतिम को पहला ना, हाँ अंतिम को पहला xn है और पहले का अंतिम बचा रहेगा, बाकी सब कट जाएगा। पहले का अंतिम है x0, तो क्या बचा? m बराबर m इंटू xn माइनस x0 बचेगा, बाकी सब कट जाएंगे। ये बाकी सब कटेंगे, सब पदों को लिखेंगे। लेस देन आर इक्वल लोअर रीमान सम ऑफ f सिग्मा अपर रीमान सम ऑफ f सिग्मा इज लेस देन कैपिटल M। अब क्या लिखोगे? अब पार्टीशन जब लिखे थे हम तो कहाँ शुरू करते हैं? ये बराबर x0 x1 x2 डैश डैश लास्ट में क्या होता है? xn बराबर b। इसका मतलब जहाँ x0 होगा वहाँ a लिखा जा सकता है, जहाँ xn होगा वहाँ क्या लिखा जा सकता है? b। तो यहाँ b लिख दो, यहाँ a लिख दो, तो क्या होगा? b माइनस इज लेस देन f सिग्मा इज लेस देन f सिग्मा इज लेस देन कैपिटल M और ये b माइनस, ये प्रूफ करना है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये तो पूरा हो गया। एक थ्योरम और देखो। लिख ले क्या हो गया? अगली थ्योरम क्या है? यदि f और g, यदि f और g इंटरवल a b में बाउंडेड फंक्शन, इंटरवल a b में बाउंडेड फंक्शन हो, इंटरवल ए बी में क्या हो? बाउंडेड फंक्शन हो। परिबद्ध फलन, बाउंडेड फंक्शन मीन्स परिबद्ध फलन। परिबद्ध फलन मीन्स जिसका मान एक निश्चित सीमा के अंदर हो। जैसे मान लो f(x) बराबर क्या है? x अपान s प्लस 1, ठीक है? तो इसके स्थान पे मान लो 1 रख दो, 1/1 प्लस 1, 1/2। f(x) बराबर 2 रखो तो 2/2 प्लस 1, 2/3। f(x) 3 रखो तो 3/3 प्लस 1 का क्या आएगा? 3/4। तो संख्या रेखा में दर्शाओ इनको। पहला मान क्या है? पहला मान 1/2 जीरो हुआ और इसका मान क्या? 0 हो गया। एक को पहला मान 1/2 आया है ना, यहाँ मान लो 1, ये होगा 1/2। फिर 2/3 का और आगे, 3/4 का और आगे, 1,00,000/1,00,000 1 करोगे तब भी छोटे रहेगा कि नहीं? इस फलन का मान 0 और 1 के बीच स्थित है कि नहीं? 0 इज लेस देन f(x) इज लेस देन r इक्वल 1। इस फलन की हर एक वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी, निगेटिव कोई नहीं होगा। और s की वैल्यू नेचुरल नंबर हो, n बिलोंगिंग x बिलोंगिंग n। x बिलोंगिंग n का मतलब क्या हुआ? s का मान यदि प्राप्ति संख्या ली जाए, प्राप्ति संख्या मानी गिनती वाली संख्या, ठीक है? इसका मान क्या होगा? 0 और 1 के बीच होगा कि नहीं होगा? तो ये परिबद्ध फलन है। जिस फलन के लिए दो संख्याएं इस प्रकार से मिलती हों, उन दोनों से वास्तविक संख्याओं के बीच फलन के सभी मान प्राप्त होते हों, ऐसी स्थिति में उस फलन को क्या बोलते हैं? परिबद्ध फलन, बाउंडेड फंक्शन। क्या बोलते हैं? बाउंडेड फंक्शन, ठीक है? बाउंडेड फंक्शन परिबद्ध फलन, ठीक है ना? तो ये परिबद्ध फलन है, ठीक है? लेकिन आपको कहा जाए कि f(x) बराबर x² है, तो s का मान 1 रखोगे तो क्या आएगा? 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4, 1,00,000 रखो तो 1,00,000 का स्क्वायर, 1 करोड़ रखो तो 1 करोड़ का स्क्वायर। तो इसके लिए कोई वास्तविक संख्या बताओ जिससे इस फलन के सभी मान छोटे हों। बताओ, इसके लिए कोई वास्तविक संख्या बताओ जिससे इस फलन के सभी मान छोटे हों। आप कह दोगे नहीं वास्तविक संख्या हम 50 बताते हैं, तो 50 जब बताते हो तो 49
7 रखो तो 49 आएगा, लेकिन 8वां तो रखने के लिए फ्री हुआ। 8 रखो तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 64 ना हो गया। नहीं कहोगे तो हम 8वां तो बता दिए। तो 8 एक वास्तविक संख्या है जिससे सभी मान छोटे हैं, तो हम कहेंगे 9 तो हो गया। 9 रख दो तो 9 का स्क्वायर 81 तो हो गया। ठीक है, तो इसके लिए आप बताओ ऐसी कोई वास्तविक संख्या है जो कह सको कि उससे सभी मान छोटे हैं। इसमें तो मिल गया कि एक से छोटे सब मान है, लेकिन इस फलन के लिए बताओ कौन सी संख्या है जिससे फलन के मान सब छोटे हैं। इस फलन के लिए कोई वास्तविक संख्या आप नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, जिस फलन के लिए कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार से ना मिलती हो जिससे फलन के मान सभी छोटे हों, तो वह परिबद्ध फलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये परिबद्ध फलन समझ गए ना। जिस फलन के लिए दो वास्तविक संख्याएं ऐसी मिले जिन वास्तविक संख्याओं के बीच फलन के सभी मान स्थित हों, ऐसे फलन को कहते हैं बाउंडेड फंक्शन। क्या कहते हैं? बाउंडेड फंक्शन कहलाते हैं। ऐसे फंक्शन कहलाते हैं बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, ये बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, जैसे मान लो fx बराबर 1/x ले लिए, x से बिलोंगिंग नेचुरल नंबर, तो कोई प्राकृतिक संख्या यहाँ इसके स्थान पे रखो। 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1/1। 2 रखोगे तो 1/2। 3 रखोगे तो 3, 1/3। तो इस फलन के सभी मान भी क्या होंगे? 0 और 1 के बीच होंगे कि नहीं? हाँ, इसका मतलब कि यहाँ पे पहला मान तो 1 हुआ, दूसरा 1/2 तो यहाँ आ गया, फिर 1/3 तो इधर आ गया, 1/4 और छोटा, 1/1 लाख इधर आया, 1/1 करोड़ इधर ही रहेगा, 1/1 अरब भी 0 को क्रॉस करके इधर नहीं आएगा, 1/1 संख्य, ठीक है, तब भी 0 को क्रॉस करके इधर नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहला मान 1 है, इसका मतलब 0 और 1 के बीचों बीच सब फलन के मान है। ठीक है, 0 को क्रॉस करके बाईं ओर में कोई मान नहीं आ सकता, 1 को क्रॉस करके 1 के दाईं ओर में कोई फलन का मान नहीं जा सकता। ये भी क्या है? बाउंडेड फंक्शन, परिबद्ध फलन है। क्या है? परिबद्ध फलन, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, ठीक है सर। बजे कितने हैं? 10। देखो, यदि f और g इंटरवल a b में बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन तब इंटरवल a b के पार्टीशन, तब इंटरवल a b के पार्टीशन, पार्टीशन की विभाजन, पार्टीशन सिग्मा के लिए नंबर फर्स्ट अपर रीमान यो है, अपर रीमान f प्लस g और सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम f सिग्मा, अपर रीमान सम g सिग्मा। दूसरा क्या है? लोअर रीमान सम f प्लस g सिग्मा इज ग्रेटर देन लोअर रीमान सम f सिग्मा और लोअर रीमान सम g सिग्मा। ये प्रूफ करना। देखो इसका प्रूफ दिया, f x and g x, f x and g x क्लोज इंटरवल a b में, क्लोज्ड इंटरवल a b में कोई दो बाउंडेड फंक्शन है, कोई दो बाउंडेड फंक्शन है, कोई दो बाउंडेड फंक्शन, तब इंटरवल i इक्वल टू ए बी के किसी पार्टीशन, ए बी की किसी पार्टीशन, किसी पार्टीशन सिग्मा के लिए, सिग्मा के लिए हमें दिखाना है, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है? नंबर फर्स्ट
एफ प्लस जी कामा सिग्मा लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा प्लस अपर रीमान सम जी सिग्मा। दूसरा लोअर रीमान सम एफ प्लस जी सिग्मा ये प्रूव करना है। माना कैपिटल एम आर बराबर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एक्स एक्स बिलोंगिंग आई आरवे उपअंतराल का निम्नक कैपिटल क्या है उच्चक एम आर कैपिटल एम आर डैश क्या है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ जी एक्स एक्स बिलोंगिंग आई आरवे उपअंतराल का क्या है उच्चक फलन जी एस का क्या है एम आर डैश एम आर डैश। अब एम आर डबल डैश क्या है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स बिलोंगिंग आरवे उपअंतराल का में फलन एफ एक्स और जी एक्स का क्या है उच्चक एम आर डबल डैश। फलन एफ हर का उच्चक है एम आर जी का उच्चक है एम आर डैश और दोनों के योगफल का उच्चक है एम आर डबल डैश। ठीक है ना चूंकि एम आर और एम आर फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स के लीस्ट अपर बाउंड है लिखो चूंकि एम आर हुआ एम आर डैश फंक्शन एफ एक्स व जी एस की फंक्शन एफ एक्स व जी एस की एफ एक्स व जी एस के लीस्ट अपर बाउंड है लीस्ट अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड इसलिए एफ एक्स की सभी वैल्यू छोटी होंगी कैपिटल एम आर से और जी एस की सभी वैल्यू छोटी होंगी कैपिटल एम आर डैश। फलन के सभी मान क्या होंगे छोटे होंगे एम आर से तभी तो ये क्या कहलाएगा अपर बाउंड कहलाएगा ऊपर ही परिबद्ध हाँ ऊपर परिबद्ध कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताए थे एफ एक्स बराबर एक्स बटे एस प्लस वन में एक क्या है एक से फलन के सभी मान छोटे थे एक क्या कहलाएगा अपर बाउंड ऊपर परिबद्ध ऊपर परिबंध कहलाएगा है ना ऊपर परिबंध अपर बाउंड वन से तो वन सभी छोटे हैं दो से भी छोटे हैं तीन से भी छोटे हैं चार से भी छोटे हैं ये सब अपर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन सब अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है एक लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड से फलन के सभी मान क्या होते हैं छोटे होते हैं ना एफ एक्स के सभी मान छोटे होंगे एम आर से और जी एस के सभी मान छोटे होंगे एम आर डैश एम आर डैश। इसको एक लिख लो इसको तो एक धन तो एक बदू तो दो हेडिंग फर्स्ट एंड सेकंड हेडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एफ एक्स प्लस जी एक्स लेस देन कैपिटल एम आर प्लस एम आर डैश। अब ये समीकरण नंबर क्या होगा 3। अब देखो एफ एक्स प्लस जी एस के सभी मान छोटे हैं इससे तो ये क्या हुआ एम आर प्लस एम आर डैश अपर बाउंड हुआ इस फलन का एफ एक्स प्लस जी एस का। देखो एफ एक्स प्लस जी एस फलन का मान छोटे हैं किस वास्तविक संख्या से इस वास्तविक संख्या से ठीक है ना ये क्या हो गया अपर बाउंड हुआ कि नहीं हुआ अपर बाउंड। लेकिन ये जानते हो कि तो एफ एक्स प्लस जी एस दोनों का अपर बाउंड एम डबल आर डैश मान लीस्ट अपर बाउंड सबसे छोटा अपर बाउंड। देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस वास्तविक संख्या से फलन के सभी मान छोटे हों
उस वास्तविक संख्या को कहते हैं अपर बाउंड, ऊपर परिबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताए कि एक से छोटे हैं सभी, तो एक भी अपर बाउंड है, दो भी अपर बाउंड है, तीन भी अपर बाउंड है, चार भी अपर बाउंड है, लेकिन अपर बाउंड का सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड से छोटा होता। तो यहां से स्पष्ट हुआ कि fs प्लस gs की सभी वैल्यू छोटी है यम आर डैश से। तो यम आर डैश क्या हुआ? अपर बाउंड हुआ, लेकिन अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट तो पता ना है, यम आर डबल डैश माने हैं fs प्लस gs का लीस्ट अपर बाउंड ये तो अपर बाउंड समीकरण 3 से क्लियर पता चला कि 3 से ये fs यम आर प्लस यम आर डैश क्या है? अपर बाउंड है, और ये लीस्ट अपर बाउंड है। अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में छोटा कौन होगा? यमा डबल डैश, क्योंकि इससे छोटा ऊपर परिबंध कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड। ये तो अपर बाउंड के बारे में पता ना है, क्योंकि फंक्शन की सभी वैल्यू fs प्लस gs की सभी वैल्यू इससे छोटी हैं। ये अपर बाउंड है और ये लीस्ट अपर बाउंड है, तो निश्चित रूप से ये सबसे छोटा होगा सब अपर बाउंड में से। तो यम आर डबल डैश छोटा होगा किससे? यम आर डैश से। ठीक है, वही हम लिखने वाले हैं। तो 3 से स्पष्ट है, 3 से स्पष्ट है, कि यम आर प्लस यम आर डैश, कैपिटल यम आर प्लस यम आर डैश fx प्लस gs का अपर बाउंड एंड बट यम आर डबल डैश fx प्लस gs का लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, but we know that लीस्ट अपर बाउंड छोटा होगा या बराबर होगा अपर बाउंड से। लीस्ट अपर बाउंड है कैपिटल यम आर डैश, यम आर डबल डैश छोटा होगा, अपर बाउंड कौन? यम आर प्लस यम आर डैश। यम आर डैश, ठीक है, इसको लिख लेते ना। अब डेल आर का गुणा कर दो दोनों पक्षों। से n ये आ गया। अब ये क्या है? किस फलन का ये सुप्रीमम है, उच्चक है, ये fs प्लस gs का। हाँ, ये किसका उच्चक है? fs का। ये किसका है? gs। तो अब ऊपर रीमान योग की परिभाषा लगा दो। ऊपर रीमान योग की परिभाषा जब लगाएंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा अपर रीमान सम f प्लस g कामा सिग्मा इज लेस देन अपर रीमान सम f सिग्मा और लोअर रीमान अपर रीमान सम g सिग्मा। ऐसे ऊपर रीमान योग की परिभाषा से, ऊपर रीमान योग की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन अपर रीमान सम। पहला भाग शुरू हो गया।
अब दूसरा भाग कल बताएंगे। अब जाओ आप, कल आना 9 बजे है ना। तो दूसरा भाग इसी तरह ना है। हाँ उसको लगाना जो बन जाएगा तो हम बताएंगे। किताब है आपके पास? बुक नहीं है। परीक्षा सार खरीदे हो? परीक्षा सारे बाकी आपका जो आ रहे हैं वही लगा रहे हैं, हो गया। लगा सकना तो लगा लेना, यूट्यूब में होगा तो। दूसरा भाग सर 120 वाले में से 35 वाले में 135 कौन है? एक में प्ले लिस्ट में 35 है, मतलब इसका रिमांड समाप्त होगा, और 35 उसमें सॉल्यूशन बताया। केवल 35 तो रिमांड वो एमएससी का है। अच्छा वो एमएससी का है, बीएससी हाँ डाले एफ बीएससी लिखा है यू एफ सिग्मा अल्फा भी होगा उसमें। एमएससी के लिए एनालिसिस होगी जिसमें 35 है। अच्छा जिसमें 35 होगा वही है, उसमें तो 120 वाले में तो फर्स्ट पेपर का है। हाँ ये तो पिछले साल का है। पिछले साल का किसी साल का है, पिछले साल का है। अच्छा वो तो है यही चीज। ये मिक्स वाला पढ़ाए रहे होंगे, इस साल तो पढ़ाए थे तो इस साल भी पढ़ाए हैं। इस साल वाले में नहीं मिला, इस साल वाला इंग्लिश में पढ़ाए इस साल। 120 वाला है। 120 वाला तो वो फर्स्ट पेपर का है, फर्स्ट पेपर का है। उसको भी पढ़ना चाहो तो पढ़ते रहो, फिर इंग्लिश मीडियम में होगा। वेक्टर स्पेस शुरू किए हैं, इंग्लिश मीडियम में है। शुरुआत में मिक्से में था, पिछले साल का भी है, पिछले साल में आगे वाला जोड़ दिए हैं। हाँ कुछ चीज़ 2 बार होंगी। सही सर, कल जाना है ना। हाँ